Good morning, friends, and let's begin with our discussion part for our CA Gate test series paper. Very good. कुछ और गुस्सा उस्सा है तो तोड़ दो फोड़ दो सब, है ना? क्या पेपर अच्छा नहीं गया था क्या आपका? चलिए सब लोग, ये पेपर में आपको क्या स्कोर मिला है इज ओनली अ क्लू, नॉट द कंक्लूजन. समझे? अच्छे मिले होंगे तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और अगर बुरे मिले होंगे तो बहुत ज्यादा नाराज भी होने की जरूरत नहीं है. अब से आगे हमारे पास सफिशिएंट टाइम है इम्प्रोवाइज करने का. एंड एट द सेम टाइम ये जो डिस्कशन चल रहा है ये इसलिए नहीं चल रहा है कि आपको कम मार्क क्यों मिले, इसलिए चल रहा है कि अगली बार ज्यादा मार्क मिलने चाहिए. बराबर है ना? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है वो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन विथ आंसर पढ़ूंगा, ठीक है? जिस चीज का एक्सप्लेनेशन रहेगा ऑफकोर्स उसी को बात करेंगे हम लोग. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द फेमस बुक एब्रीवेटेड द वेल्थ ऑफ नेशन विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय एडम स्मिथ. अब ये लिखा है तो लिखा है, अभी क्या इसका एक्सप्लेनेशन रह सकता है ना. सो एडम स्मिथ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. 1771 में ये बुक लिखी गई थी, आपको याद होगा तो. 1776 में ये बुक लिखी गई थी. सेकंड क्वेश्चन, highly priced goods are consumed by status seeking rich people to satisfy their needs for conspicuous consumption. This is called as dash. Veblen effect. क्या होता है, जो रिच एंड वेल्थी लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि कॉमन नहीं चाहिए, अनकॉमन चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? वेबलन इफेक्ट. नेक्स्ट थर्ड, according to dash, production is organized activity transforming resources into finished product in the form of goods and services with the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. किसने बोला ये? both A and B, मतलब जेम्स बेट्स एंड J.R. पार्किंसन, दोनों का स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर आएगा बोथ A एज वेल एज B, मतलब D इज द करेक्ट आंसर. बराबर? अच्छा, जो आपके आंसर्स रॉन्ग गए होंगे या नहीं आए होंगे उसको आप सर्कलिंग करना चाहिए और अगली बार उसे बराबर पहले रिवाइज करना चाहिए, ठीक है? एंड ये जो भी क्वेश्चन का पेपर का है ये इसको ऐसा कहीं फोल्ड करके मत रखो, डायरेक्टली इसको क्या करो, फाइलिंग करके रखो अच्छे से, ठीक है? एज पर ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी अ स्पेसिफाइड स्पेयर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज डोमेन. ये हमने बीसीके में पढ़ा था. बराबर है क्या? फाइनेंशियल एनालिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल ऑफ दिस. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं, रेटिंग एनालिस्ट भी बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी और इक्विटी एनालिस्ट भी बोलते हैं. ये सब सीए बनने के बाद में आप बन सकते हो अगर आप फाइनेंस अच्छा है आपका तो. द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी. बराबर है क्या? जहां पे हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फर्म पढ़ते इन कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. व्हाट आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड? Conspicuous goods are exceptions to law of demand. बराबर क्या? No two pieces of lands are alike. They differ in fertility and situation. Therefore, land is a heterogeneous factor. बराबर? What is heterogeneous? Opposite of homogeneous. Not same is called as heterogeneous. BCK has derived the various disciplines like marketing, accounting, finance, operations, human behavior, law, economics, ethics, etc. Therefore, BCK is dash. Electric मतलब क्या? अलग अलग डिसिप्लिन से उनके नॉलेज आते हैं. बराबर क्या? Who is the present CFO of Adani Ports? दीपक माहेश्वरी. आपके ग्रुप में मैंने एक समरी भेजी थी, आपको याद है? उस समरी में मैंने पूरा ऐसे वो चैप्टर का समरी दिया था, तो बस उससे आपको ये वेरीफाई करना है और ऑब्वियसली याद भी रखना है, ठीक है? दीपक माहेश्वरी, सीएफओ ऑफ अदानी पोर्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? फैक्टर प्राइसिंग, बिकॉज 3 जो दिए वो मैक्रो में आते हैं. करेक्ट आंसर की नहीं, सी आंसर है. नहीं, फिर इन्होंने आंसर की का 11th का तो मुझे सी दिख रहा है. अच्छा, तुमने सिलेक्ट किया है. राइट आंसर इन्होंने बी लिखा है. नहीं नहीं, मेरे पास ये करेक्ट आंसर की है जो हमने प्रोवाइड की थी. शायद वो सॉफ्टवेयर वालों ने एंटर करते वक्त उसको गलत एंटर किया रहेगा,
तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो आप एक मार्क आपका जो भी रहेगा वो एडजस्ट कर लो। आप कितने मार्क्स बढ़ाओगे अगर आपका सी आंसर आपने टिक किया रहेगा तो 1.25, नेगेटिव मार्किंग का 0.25 और 1 एक्स्ट्रा, बराबर। ठीक है, 12th क्वेश्चन, द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व मे बी ड्यू टू एनी ऑफ द अबव। डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, डिक्रीज इन डिमांड, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में ये तीनों फैक्टर्स आते हैं क्या? फॉल इन इनकम से डिमांड कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर फॉल हुआ तो हमारा डिमांड कम होगा, क्योंकि गुड्स कंज्यूम करने वाले उधर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड लास्टली डिक्रीज इन पॉपुलेशन रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा डिमांड कम हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, which one of the following is not necessary function of entrepreneur? डी, सुपरवाइज डे टू डे प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके लिए तो प्रोडक्शन मैनेजर रख सकते हैं ना, एंटरप्रेन्योर का क्या काम है उसके लिए? सो डी इज द करेक्ट आंसर। 14th वन, यूजुअली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय द रीजन एनी ऑफ द अबव। बिकॉज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इमोशन, सेंटिमेंट, सेटिस्फैक्शन, अल्ट्रुइज्म सब आता है। ओके, अल्ट्रुइज्म क्या होता है? आपका एंथू, आपका जो एंथू, सेल्फ मोटिवेटेड बोलते हैं ना उसको, मुझे पसंद है इसलिए मैं ये कर रहा हूं, उसको अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। नेक्स्ट 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू क्रॉस 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स? भारती एयरटेल। डी इज द करेक्ट आंसर। द erstwhile USSR is an example of socialist economy. The extent of responsiveness of demand to the changes in its determinants is regarded as elasticity of demand. Everybody, प्राइस इलास्टिसिटी नहीं बोलते ना? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एनी ऑफ इट्स डिटरमिनेंट बोला उन्होंने। समझे क्या सब लोग? नेक्स्ट, पाउल डुग्लास एंड कॉब्स स्टडीड द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डैश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है ये, कॉब डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन के वहां पे लिखा है। ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टिंग्विशेबल बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइवलीहुड मोटिवेशन मोटिव्स आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि लाइवलीहुड मोटिवेशन जहां पे आ गया वहां पे पैसा आ जाएगा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई। इन डैश ईयर बजाज ऑटो obtained the license from government of India to manufacture 2-wheelers and 3-wheelers and it became public limited company in year dash B। 1959 में उनको लाइसेंस मिला था और 1960 में वो लिस्टिंग किए थे। 21st, the government itself must run important and selected industries and eliminate the free play of profit motive and self interest. It is applicable in case of dash economy. Now few of you are saying socialist, few of you are saying mixed. The correct answer is mixed because selected word को double underline करो। अरे गवर्नमेंट सभी इसमें नहीं एंटर कर रहा है, सिलेक्टेड फ्यू में कर रहा है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है ना ऐसा। 22nd, यूजिंग टोटल आउटले मेथड A, you cannot find exact coefficient of price elasticity because you can only find greater than 1, less than 1 is equal to 1. याद आया? Then law of variable proportion is valid when A, only one input is variable and other inputs are kept fixed. बराबर? Therefore it is applicable for short run. Letter of appointment and service agreement are mode of establishment in case of एम्प्लॉयमेंट। अभी पढ़ा था अपन ने रिसेंटली। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज द स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ? सिप्ला। द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीज फ्रॉम 100 रुपीज टू 60 रुपीज। द प्राइस इलास्टिसिटी इज 1.5। व्हाट इज द सॉरी ओरिजिनल क्वांटिटी इज 30 यूनिट्स। द न्यू क्वांटिटी कितना है? 48। कैसे सॉल्व किया आपने इसको? कौन सा फॉर्मूला यूज किया? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, बोलो पॉइंट मेथड, आर्क मेथड? पॉइंट मेथड, P1 बाय Q1 इंटू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1, ये यूज किया सबने। और इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी थी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी दे रखा था, न्यू क्वांटिटी आपको पूछा था, न्यू प्राइस भी दे रखा था आपको। तो इस फॉर्मूले के सभी कंपोनेंट्स आपको दे रखे थे। आपका आंसर 48 सबका आया क्या? गुड वन।
इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? पक्का मैथ्स आता है अपने को? गुड। तो ये 1.5 इज इक्वल टू 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 30 क्वांटिटी इंटू Q2 फाइंड करना है माइनस 30 Q1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्राइस इज 40, बराबर। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट 27th, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर है कि नहीं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा अपन ने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ा अपन ने, कहीं ऐसा बोला क्या कि ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही एप्लीकेबल है? नहीं। द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द अबव। क्या तीनों केसेस आएंगे ना? ईज ऑफ फॉर्मेशन कैसा है उसका, लायबिलिटी और एस्पेक्ट्स कैसे उसके, एंड कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है। ये सब देखकर ही तो बिजनेस डिसाइड होता है ना कि हम कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में एंटर करेंगे। BPCL was originally known as Burma Shell Refineries Limited. A is the correct answer. 30th question, dash method of forecasting includes complete enumeration, sample survey and end use survey of buyer's intention. आप, मैंने क्या बोला आपको कि आपको वन टाइम मॉड्यूल रीडिंग मस्ट है। अगर आपने मॉड्यूल रीडिंग वन टाइम किया रहेगा ना तो आपको ये समझेगा क्या लिखा है यहाँ पर। करेक्ट? सबका करेक्ट आया क्या? यहाँ पर कंफ्यूज हो गए रहेंगे कुछ लोग। द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आर आल्सो कॉल्ड एज लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अनदर स्टेटमेंट फ्रॉम मॉड्यूल डायरेक्टली। आपके आंसर में सी आंसर, तो सी तो बोल रहा हूं मैं, लीनियर होमोजेनियस। सी तो करेक्ट है, बराबर ना? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सूटेबल व्हेन द मार्केट इज लोकल मार्केट, क्योंकि कैपिटल भी कम होता है तो लोकल मार्केट तक आप इजीली कैटर कर सकते हो, बराबर क्या? एवरीबॉडी, हु इज द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड? केलम सतीश रेड्डी। यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है। ट्रेंड फिटिंग इक्वेशन भी है और रिग्रेशन एनालिसिस भी है। ट्रेंड प्रोजेक्शन सिर्फ आपको मैंने बताया, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। आइसोकॉन्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट लाइंस बिकॉज दे शोज यू डिफरेंट पॉइंट्स एट विच यू गेट सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बराबर कि नहीं? लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ HUF बिजनेस इज D limited to the extent of his share in the business except कर्ता, because कर्ता का liability unlimited होता है, co-partners का limited होता है। GAIL has 22.5% stake in the company Avantika Gas Limited. It is a joint venture of GAIL with which company? HPCL. Correct? Everybody. 38th क्वेश्चन एक गलती है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर में नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक है। आपके क्वेश्चन में देख लो एक बार अच्छे से, टाइपोग्राफिकल एरर है वो। 1 के सामने 0, 2 के सामने 300, 3 के सामने 500, 4 के सामने 650 और 5 के सामने 730 आना चाहिए था। ओके, और बाकी आगे का करेक्ट है। तो आपको 4 और 5 के बीच का क्या पूछा उन्होंने? मार्जिनल यूटिलिटी पूछा। तो 4 और 5 मतलब ये दो नंबर्स, तो आंसर आना चाहिए B 80। कैसे आएगा आंसर? 730 माइनस 650। इसके लिए भी आप आपको 1.25 एक्स्ट्रा दे सकते हो। अगर आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया रहेगा तो 1 एक्स्ट्रा दो, जबरदस्ती 1.25 क्यों दे रहे हो ना? ठीक है, सबने किया क्या? ओके। इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल रही है लोग, उसको इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं क्या? अरे अकाउंटिंग और एक्सप्लिसिट दोनों एक ही है। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, बराबर क्या? सही है ना? 40th क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेरिट ऑफ LLP?
A designated partner have to do all the compliance. Obviously well benefit थोड़ा ना है वो, मेरिट थोड़ा ना है वो. एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को कंप्लायंसेस करने दे दिया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई वो. Who is the present chairman of HDFC Bank? दीपक एस पारेख. सॉरी पारेख है मगर ओरिजिनली आपके बुक में देख लो एक बार, पारेख है यहाँ पर. तो करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, ऑप्शंस में करेक्शन कर लो, पारेख लिख दो उधर. आई एम श्योर आपने उसी को सिलेक्ट किया रहेगा, मगर एक्स्ट्रा मार्क्स देने की जरूरत नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए. मिस्टेक मतलब मार्क्स दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. 42 dash represents the collection of many indifference curves where each curve represents a certain level of satisfaction. इंडिफरेंस मैप, जब आप एक से ज्यादा आईसीज ड्रॉ करते हो एक साथ तो उसे इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, वेयर हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. करेक्ट. Theoretically, incremental cost is related to the concept of what? Marginal cost, because incremental cost मतलब additional cost, and marginal cost भी क्या होता है? Additional cost due to one unit. बराबर है कि नहीं? तो A is the correct answer. ये भी क्या है मॉड्यूल से? अच्छा ये लाइन एग्जैक्टली मॉड्यूल से. हाँ, टू फॉर्म है वो, फॉर्म फ्रॉम नहीं, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी हाउ मच? देयर इज नो लिमिट एज सच, मिनिमम का कोई लिमिट एज सच नहीं है. डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंफोसिस which is universal banking solution with various modules for retail and corporate banking. Finacle, ये मैंने पढ़ा तक भी बोला था आपको, ये बहुत फेमस सॉफ्टवेयर, काफी बैंक्स इसे यूज करते हैं. सेकंड लास्ट पेज ध्यान दो इधर. 46th supply function is given to you, q is equal to minus 100 plus 10p, find the elasticity using point method where price is 15. 3 आंसर है, D is the correct answer. इसको सॉल्व किया आपने सबने, कैसे सॉल्व किया? Q is equal to minus 100 plus 10p, सॉल्व यूजिंग डेरिवेटिव. पहले क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस 100 प्लस 10 इंटू 15, मतलब आंसर आएगा 50. बराबर. अब इसको डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे सपोज, तो dq बाई dp इज इक्वल टू माइनस 100 मतलब 0 आएगा डेरिवेटिव, प्लस की जगह प्लस से 10 इंटू पी रेस टू नथिंग मतलब 1 हुआ, तो 1 इंटू 10 इंटू पी रेस टू 1 माइनस 1 बन जाएगा वो. तो फिर आंसर क्या आएगा? 10 इंटू पी रेस टू 0. व्हाट इज पी रेस टू 0? 1, इसलिए आंसर आएगा 10. अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? P1 बाई Q1 इंटू dq बाई dp, नॉट माइनस बिकॉज सप्लाई फंक्शन है. तो P1 कितना लेंगे? 15, Q1 कितना लेंगे? 50 इंटू dq बाई dp कितना लेंगे? 10, जिससे आपका आंसर 150 बाई 50 कर 3 आता है. सही है क्या एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश कॉस्ट डेटा ऑफ द फर्म. अब आप सोचो, आप कॉस्ट फंक्शंस निकाल रहे हो फर्म का, तो आप फर्म का कौन सा कॉस्ट डेटा देखोगे? एक्चुअल डेटा देखना पड़ेगा. एक्सपेक्टेड डिजायर्ड कैसे देखेंगे? यस, ए इज द करेक्ट आंसर. When the supply of a product is perfectly inelastic, the curve will be dash. Perfectly inelastic. Inelastic मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी है. क्वांटिटी इनइलास्टिक में चेंज होता है क्या? नहीं होता है. इसका मतलब क्वांटिटी शुड रिमेन सेम, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा. डैश इन शेप, वर्टिकल इन शेप. समझे कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा. समझे? 49th क्वेश्चन में गड़बड़ है. कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए था वहां पर. कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स. अब बताइए 4 यूनिट्स का मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालोगे? आपके डेटा में 0 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, और टोटल कॉस्ट में 200, 400, 800 है. कुछ नहीं करना है. चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस जब आप करते हो तो आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है ना. मार्जिनल कॉस्ट भी पर यूनिट एवरेज आ रहा है. समझा कि नहीं? मैं आपको बताता हूं क्या बोलना चाहता हूं मैं. ध्यान दो इधर. तो रख दो. यहां पर देखो, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू. बराबर है क्या? अब आप जब बोलते हो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कॉस्ट
400 माइनस 200, ये चेंज इन कॉस्ट हो गया, और डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी 10 माइनस 0। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, 200 का कॉस्ट आप 10 यूनिट्स पे डिवाइड कर रहे हो, तो आपका पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट कितने का आएगा, 20 का आएगा। समझे कि नहीं? फिर वो 10 यूनिट्स का पूरा मार्जिनल कॉस्ट है, फर्स्ट का भी उतना ही है, सेकंड का भी उतना ही है, थर्ड का भी उतना ही है, फोर्थ का भी उतना ही है, 10th का भी उतना ही मार्जिनल कॉस्ट है। समझे कि नहीं? 20 और 10 मतलब, अरे 4 यूनिट अगर बोला उन्होंने 4 यूनिट, तो 4 यूनिट मुझे 0 और 10 के बीच ढूंढना पड़ेगा ना। समझे? 0 और 10 के बीच मेरा 4th यूनिट आएगा ना, इसलिए अपन वो पहला वाला डेटा ले रहे हैं। आई होप सबको समझा है। तो इसके लिए भी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया रहेगा तो 1 मार्क मिलेगा, अटेम्प्ट किया रहेगा तो 1.25 मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट में ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑल ऑफ द अबव। द फिक्स कॉस्ट आर इनएस्केपेबल, मतलब उससे बच नहीं सकते, अनकंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर कॉन्स्टेंट, तो दे आर कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। तो ये था आपका फाइनल डिस्कशन 50 क्वेश्चंस के ऊपर। इनमें से अगर आप नॉर्मल रेंज में पढ़ाई करते हो, मान लीजिए मैं ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रहा हूं, हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वैरी हो, बट मेरे मुताबिक ये पेपर में आपको अगर 30 के आगे मिले तो आपका पोजीशन अच्छा है। 30 के अगर कम रहेंगे अगर आपको, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि इट इज एन इंडिकेटर कि आपको क्या करना है, पढ़ाई और जोर के करना है, जम के करना है। बराबर है? यस, इसको आप लीडिंग इंडिकेटर बोल सकते हैं, क्योंकि समय मतलब समय से पहले आपको पता चल रहा है कि आपने क्या करना चाहिए। समझ गए? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगला जो टेस्ट होगा 50 मार्क का, भले मैं इंस्टीट्यूट से 25% 20% ऊपर निकालू, मगर आपका पढ़ाई 50% ऊपर रहेगा, और आप उसमें इस पेपर से और बेटर, बहुत बेटर स्कोर करोगे ना? यस। जितना भी आप टेस्ट दे रहे हो ना, ये टेस्ट देने से नंबर 1 आपका प्रैक्टिस हो रहा है, नंबर 2 आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना चाहिए, नंबर 3 टेस्ट के पहले डर लगता है, वो डर होना भी चाहिए, और वो डर जितनी बार टेस्ट दोगे उतना डर मिटते जाएगा, कम होते जाएगा। इंस्टीट्यूट का एग्जाम आपके लिए 6th एग्जाम है, ये 5 के बाद 6वां एग्जाम रहेगा वो। ऑब्वियसली तब तक हमको टेस्ट लिखने की बहुत आदत हो जाएगी। नवंबर मंथ तो आपको 3 टेस्ट लिखने हैं, तो ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। कम ज्यादा चलते रहता है, उसका आपको प्रैक्टिकल रेमेडी ढूंढना है रादर देन प्रॉब्लम। लास्ट व्हेन वी केम आफ्टर द ब्रेक, लाइक आपकी जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ, दिस हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट यू आर स्टडिंग, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि वी केम फ्रॉम दुबई ऑन 11th night to be more precise. 12th onwards, everybody in my family is falling sick. Okay, मतलब right from my one daughter to my wife and then another daughter, and literally situations तो इतने worst कि मतलब मेरे वाइफ को एडमिट करना पड़ा डेंगू की वजह से। वो मतलब डाउन थे फीवर के साथ, एंड हर प्लेटलेट काउंट वेंट डाउन टू 19,000 लेवल, विच इज एक्चुअली वेरी लो, बिकॉज ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली 1.5 लाख से 3 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, तब जाके अपना एनर्जी लेवल नॉर्मल रहता है। लास्ट टाइम 4 years बैक शी हैड डेंगू, दैट टाइम हर प्लेटलेट्स वर 40,000 एंड देन रिकवर्ड। ऑब्वियसली उस वक्त भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, बट 40,000 के बाद रिकवरी हो गया था, बट इस टाइम फॉल होकर वो 19,000 पर आया। वी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर 50,000 ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर ने बोला अभी मतलब इतनी जल्दी आप एडमिट मत हो, रिकवर हो गया तो अच्छा है, बट 50,000 से नीचे जाने के बाद मैं एडमिट किया, और फिर वो प्लेटलेट और नीचे गए 19,000 तक। और उसी दिन, जिस दिन 90,000, उस दिन मेरे डॉटर को 102 103 टेम्परेचर था। एंड ऑब्वियसली एज यू ऑल नो, न्यूक्लियर फैमिली रहेगा तो उधर भी मुझे ही मैनेज करना है, इधर भी मुझे ही मैनेज करना है। बट प्रॉब्लम्स बोलने का मतलब है, आई एम शेयरिंग दिस इंसिडेंस विथ यू बिकॉज प्रॉब्लम्स दुनिया के आ सकते हैं इंसान को, मगर प्रॉब्लम तभी कैटर होते जब एक प्रॉब्लम एट ए टाइम सोचते हैं अपन लोग। अगर मैं मेरे वाइफ का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ तो मुझे उधर ख्याल रखना पड़ेगा, और इमीडिएटली जब मैं घर आ रहा हूँ तो मुझे डॉटर का ख्याल रखना पड़ेगा। सही है ना? तब जाके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मैं ख्याल रख रहा हूँ वाइफ का, और ख्याल दिमाग में कौन है, डॉटर है, तो यहाँ पे पूरा वाइफ का ख्याल रहेगा क्या? एट द सेम टाइम घर जाने के बाद में भी वही होगा फिर।
क्या होगा, वहां पे हॉस्पिटल में ध्यान रहेगा, जबकि मैं घर पे मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए पहुंचा। तो ऑब्वियसली दैट मीन्स व्हेन यू फोकस ऑन वन प्रॉब्लम, दो यू मे हैव फोर प्रॉब्लम्स, बट you focus on one and solve that one, then you can move on to next. When you look at all the four problems, it's messed up. And unfortunately देखो कल वापस से मेरे सेकंड डॉटर को फिर बॉडी पे पूरे रैशेस आ गए, तो डॉक्टर इज नाउ सेइंग कि उसको भी डेंगू के सिम्टम्स है ये। तो आई मीन सी दिस थिंग हैपन, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट तुम्हें कभी भी क्लास में ऐसा नहीं लगा रहेगा कि सर के लाइफ में क्या चल रहा है बोलकर। तो कभी यहाँ पर क्लास में एंटर होने के बाद में हमको भूलना पड़ता है कि बाहर की दुनिया क्या है, भले वो कितनी भी क्लोज दुनिया क्यों ना हो, वी हैव टू परफॉर्म। वैसे ही आपको भी है, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो सब भूलकर आपको क्लास में बैठना पड़ेगा। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप समझ सकते हो, मैं ऐसा कोई थ्योरेटिकल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, और अभी के सिनेरियो में जो चल रहा है वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम्स 50 रहने दो, सभी को भूल के क्लास में बैठा करो। क्लास के अंदर भी आपके 4 सब्जेक्ट से चारों मेस्ड अप रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन एट ए टाइम डील करो, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये डिस्कशन वगैरह सब कुछ यूजफुल था आपके लिए, अगले टेस्ट के लिए और अच्छे से पढ़ोगे आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।